Morning, students. मॉर्निंग मैम। उसमें ब्लू वाला गेम लिखा है, ब्लू वाला Good morning to both. वो आपके उसमें दो गेम था वो आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, पहुंच रही है। पहुंच रही है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि काफी लोग छुट्टी कर रहे हैं। बहुत सारे कल काफी लोगों ने करी है, पिछले वीक से स्टार्ट कर दिया छुट्टी लेना। तो ऐसा ना हो कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए। अनिल है यहाँ पर? अनिल कुमार सांगवान। मैडम अब तक हाँ, कितने मैम। लोगों की शॉर्ट है मैडम, वो तो बता दो। वो तो मैं बता दूंगी जब जैसी होगी। 3-4 छुट्टियां बच जाएंगी, मैं बता दूंगी। ऐसे मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन काफी लोग छुट्टियां कर रहे हैं, 2-2 पीरियड में गायब हो जाते हैं। प्लीज आप लोग इसी वीक, लास्ट वीक से कर रहे हैं ये। नाम बता दीजिए मैम, कौन कौन है जिसकी हो चुकी है छुट्टी। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस 2 वीक से जो ये चल रहा है लगातार, उसको देखकर तो लगता है कि फिर रुक जाएगा बच्चा। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बता रही हूँ पहले से, अगर इस तरह चलता रहा, उन बच्चों को पता है जो छुट्टी कर रहे हैं। तो नाम नहीं ले रही, तो उनसे बोलो प्लीज क्लास में पूरी क्लास अटेंड करें, क्योंकि एक पीरियड भी मिस करते हो ना तो डाउट होता है। और काफी बच्चे बहुत पंक्चुअल हैं, पूरी पूरी क्लास ले रहे हैं। मैं सबको नहीं बोल रही, ये 3-4-5 बच्चे हैं बस, ज्यादा नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो गया, सुबह सुबह बच्चों की क्लास ले रही हो? सर वो अटेंडेंस का है ना, हाँ, तो फिर पूरी करनी पड़ती है, फिर लास्ट में फिर बच्चे के रह जाता है। फेज 1 में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको पता है। सही बात है। अभी जब फेज 1 का कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है? सर अभी तक कैप्टन बाबा थे, अब तो एनसीटी बाबा हो साहब, गए शायद। नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब आ तो रहे हैं सैटरडे को मेरे ख्याल से। हाँ आ रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है। अच्छा, सुनने में क्या क्लास तो लगा रखी है, आपने भी लिखा हो। एनसीटी शायद, सुनने में यही आ रहा है, देखते हैं आजकल में क्या होता है। ठीक है, ठीक ठीक है है। सर। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। और सर कैमरा ऑफ कर सकते हैं क्या? मॉर्निंग सर। 5 मिनट तक 9:05 हो गए। हाँ, कर दीजिए आप 9-5 पे हमेशा कैमरा ऑफ कर सकते हैं। 9 बजे से 9:05 तक बस कैमरा ऑन रखना है, उसके बाद आप कर सकते हो। अगर 9:05 हो गया तो आप बंद कर दो। ठीक है, चलो और बताओ। कई लोग छुट्टी कर देंगे, क्लासेस में ऑनलाइन भी गायब हो जाते हैं। अरे मैं तो सेकंड मिनट के बच्चों को देखा था, मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे से मैंने ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ी देर में उसने जवाब दिया। मैंने क्या हुआ, क्या सर मोमोज खा रहा हूँ बाहर। तो नेविगेशन पढ़ते पढ़ते भाई साहब वो मोमोज खा रहे थे। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि ये बेनिफिट भी है और नुकसान भी है सर कि डीप कहीं से भी थिंकिंग क्लास की करनी हो। जरूरत होगी ना सर, डीप थिंकिंग की जरूरत होगी सर उसको, इसीलिए मोमोज खा रहा होगा। हाँ वही वही वट एवर द केस में भी मैं तो मना कर ही ना, मैंने सब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। वर्क फ्रॉम होम, और भी नया फंडा है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। द कॉन्सेप्ट इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर। कहीं भी हो, कहीं से भी काम करो, सिंपल सा फंडामेंटल है। बस जहाज ही तो जहाज पे जाएंगे ही, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, है ना। बट ये है कि हम लोगों के लिए आसानी है, कहीं भी जाकर के क्लास ले सकते हैं और तुम क्लास ले सकते हो। ये है एक बेनिफिट। चलो अच्छी बात है। और बताओ, एनीथिंग एल्स न्यू, समथिंग न्यू मार्केट में? कोई नई न्यूज नहीं है? बारिश नहीं हो रही सर।
बारिश नहीं हो रही सर, बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है, दैट इज देयर। दिल्ली पूरी जलमग्न हो गई है काफी ज्यादा, लॉट ऑफ प्लेसेस दिस होल नी डीप वाटर इज देयर इन दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट उससे ऊपर, सिस्टम समझ नहीं आ रहा। एक नई स्टडी आई है जिसमें ये जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन है ना, ये mRNA पे बनी हुई है, यानी कि लाइव वायरस है इसके अंदर में। तो मैं आज अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक 150 नई दवाइयां तैयार हो रही हैं इसी टेक्निक के ऊपर, विच कुड बी अ क्योर फॉर कैंसर एज वेल एज फॉर एजिंग, यानी कि हम बूढ़े होते हैं, हम एजिंग होते हैं तो वो भी रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है, समथिंग न्यू इज कमिंग अप वेरी सून। तो ये लॉट ऑफ जो बीमारीज हमारी हैं, कैंसर है, HIV है, इन सब की वैक्सीन आ जाएंगी, समथिंग लाइक दैट, या फिर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस दैट गिव यू द मेडिकेशन फॉर ऑल दीज अनक्यूरेबल डिजीजेस बेसिकली। किसी को मालूम है ये बात, पढ़ी थी किसी ने? कुछ नहीं सर, एज कम होएगी हमारी, ज्यादा जिएंगे, आप ज्यादा कोर्सेज करवा दोगे हमसे। ये बात भी सही है। ज्यादा डाउट भी आएंगे सर, ज्यादा डाउट भी आएंगे, ये बात भी सही है, अच्छी बात है, जिंदगी ऐसी चलती रहती है, लाइफ इज लाइक दिस ओनली। और जहाजों की स्टोरी सुना कि आजकल क्या है, लॉट ऑफ जॉब्स आर देयर और देयर इज नो जॉब्स फॉर इंडियंस। पहले से कम हो गया सर, पहले से काफी क्रू चेंज में बहुत दिक्कत हो रही है ना। करेक्ट करेक्ट, काफी कंपनीज ने तो ब्लैक एंड व्हाइट में डाल दिया है कि दे विल नॉट बी टेकिंग इंडियन पीपल आल्सो, यू नो। आई डोंट नो क्यों ऐसा करे, चाइनीज आर कमिंग, in fact they are paying more wages to Chinese crew than the Indian people. क्योंकि सर वो चीप में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैसे भी जितनी मर्जी सैलरी में चले। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ बेटा, पहले यही कॉन्सेप्ट था कि चाइनीज आर कमिंग विद लेस वेजेस, बट आज की डेट में लॉट ऑफ कंपनीज आर एम्प्लॉइंग चाइनीज एट हायर वेजेस। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि ये पहले वाला सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया अभी, ड्यू टू सम XYZ रीजन इंडियंस की डिमांड कम हो गई है और दे आर पेइंग मोर वेजेस टू चाइनीज देन द इंडियन, एंड पूरा का पूरा क्रू ही चाइनीज डाल रहे हैं। लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग, चाइनीज पे कम खर्चा करना पड़ रहा है ना, वो जो शिप्स चाइना पे जाते हैं मैक्सिमम वही सर उनका। फिलीपींस का भी कम हो गया। करेक्ट, फिलीपींस का भी कम हो गया, एब्सोल्युटली। और ये भी रीजन हो सकता है जो ये कह रहा है कि क्योंकि लॉट ऑफ शिप्स व्हिच आर गोइंग टू चाइना, इट इज इजियर टू साइन ऑन साइन ऑफ इन चाइना इफ दे हैव अ चाइनीज क्रू, कुड बी अ रीजन। काफी खर्चा बच जाता है, पहले इंडियंस को भी चाइना से करा देते थे तो उनका काफी फायदा हो रहा है। कुड बी दैट, वही कह रहा हूं, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई कंपनीज आर पेइंग मोर वेजेस टू चाइनीज देन द इंडियन पीपल। एंड अब जो तूने बात बोली ये मेरी समझ में भी आई, दिस कुड बी अ रीजन, यस, ड्यू टू some easiness of sign on sign off and cheaper sign on sign off than the Indian people on board. हमारे ओनर के एक जहाज में हुआ था ना, पूरा इंडियन क्रू उतार के पूरा ही चाइनीज कर दिया था शिप, पूरा का पूरा ही क्रू उतार दिया, पूरा चाइना में शिप गया, पूरा क्रू चाइनीज ले लिया, इंडियंस उतार दिए। This is what I'm saying. And इन्होंने कई कंपनियों ने तो अनरिटन लॉ कि ऐसा कर रहे हैं, और कुछ कंपनियों ने तो रिटर्न में भी डाल दिया है कि ऐसा ही करना है। यही बता रहा हूँ मैं, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि पूरा का पूरा क्या होगा सर? सॉरी, इंडियन सीफेरर का क्या होगा? नहीं शिपिंग पे लगेगा सर। ऐसा नहीं है सीफेयर का क्या होगा, बट ये है कि इट्स अ टाइमिंग, थोड़ा सा टाइम बिंग की प्रॉब्लम है ड्यू टू दिस कोरोना बेसिकली। अब जब सबकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, ऑल क्रू हैव बीन गिवन अ पासपोर्ट सर्टिफिकेशन कि हाँ भाई सबकी वैक्सीनेशन हो गई है, देन थिंग्स विल मूव बैक टू द इंडियन साइड। बट सर स्टिल फर्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि पहले ही इतने बंदे खाली बैठे हैं और ऊपर से अभी और कम हो गए, जॉब्स ही कम हो गई हैं, तो फिर रोटेशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा प्रॉब्लम। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, सोच के देखो, जिस जहाज पे अभी चाइनीज क्रू डाल दिया उसको निकालना कितना मुश्किल होगा, है ना? इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। तो हमारे लिए नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जॉब्स विल रिड्यूस फॉर अ टाइम बिंग,
मे बी फॉर अ ईयर और मोर, या तो मैं समझता हूँ 2022 दिसंबर तक तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है कि हम वैक्सीनेट कर नहीं पाएंगे लोगों को उससे पहले, तकरीबन सब लोगों को। तो जब तक पूरी आबादी वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं बनेगा बाहर के लोगों का कि इंडिया इज सेफ, इंडियंस आर सेफ। तो ये हमारे को शिपिंग में इश्यूज आएंगे मुझे लगता है। तो पॉइंट बस वही है अल्टीमेटली आप लोगों के लिए कि जो ये प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको पहले सोच करके, पहले वैक्सीनेशन करा करके चीजों को सॉर्ट आउट करके रखो, बस दैट इज द ओनली ऑप्शन। और सर ये कोविशील्ड हर जगह पे ओके है कि किसी भी कंट्री में जाने के लिए अप्रूव्ड है कि मैं कोविशील्ड के लिए आया हूँ? देखो अभी जो लड़ाई हुई थी उसमें यूरोपियन यूनियन ने पहले मना कर दिया था, फिर यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज ने अलाउ किया था, जो मुझे याद है 8 कंट्रीज ने अलाउ किया था कि कोविशील्ड को हम सर्टिफाई करते हैं कि हाँ किसी ने कोविशील्ड लगा के तो इट्स ओके। बट पूरे यूरोप ने उसको सर्टिफाई कर दिया, ये मेरे को श्योरिटी नहीं है। सो देयर इज अ टॉक्स गोइंग ऑन, जो मेरे को मालूम है हायर लेवल के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेशराइजिंग द ऑल द कंट्रीज की आप कोविशील्ड को सर्टिफाई करिए। तो मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा वो, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अभी कोवैक्सीन को लेकर के पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है। सो एज फार एज कोविशील्ड इज कंसर्न आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये है। और अभी तो तुमने जाना भी नहीं है, आर यू प्लानिंग टू गो नाउ? मेरा तो फ्रेंड सर कोविशील्ड लगा के और अभी यूरोप फेज से ज्वाइन 1 की करेगा, बात सोच रहे हैं। तो मतलब हो रहा है कहीं तो जाएगा। बिना वैक्सीन के भी हो जा रही है सर ज्वाइनिंग, यूएस में जाके फिर कंपनी वहां हमारी करा दे रही है वैक्सीन। ओह दैट्स गुड, दिस समथिंग न्यू। मतलब कंपनीज आर बट सेंडिंग यू उसके लिए टू भी तो यूएस। सर डोज चाहिए ना, यूएस में भी अगर लगानी है तो डोज के बीच में गैप भी होना चाहिए। नहीं ये होगा। जैनसन, वहाँ जैनसन लग रही है ना, जैनसन वो एक ही डोज है, वहां पे लगा रहे हैं जाके मोस्टली, तो हमारे शिप्स के क्रू चेंज वहीं करा रहे हैं अभी यूएस में। कौन सी कंपनी है भाई? फ्लीट फ्लीट में लगवा रहे हैं? हाँ, यहाँ से तो मेरे 2-3 दोस्तों को ऐसे ही भेज दिया इन्होंने बिना वैक्सीन के वहां बट जाके। मेरे को कंपनी से कॉल आ गया था, उन्होंने बोला कि अपना लगवा के रखो। तो यूएस में सीफेयरर्स यूनियन वाले लगवा रहे, कोई कंपनीज नहीं लगवा रही। सीफेयरर्स यूनियन जो भी शिप आ रहा है वहां उनको ले जाके सीफेयरर यूनियन जो है वही लगवा रहे। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, फ्लीट वाले इतने ज्यादा पैसे खर्चने लगे, अच्छी बात है, दिस इज गुड साइन। कोई भी कंपनी नहीं करवा रही, जितने भी शिप है जैसे एमएससी है, फ्लीट, एंग्लो, जो भी शिप जा रहा है वहां, तो सीफेयरर्स यूनियन वाले पहले ही उनको मैसेज भेज दे रहे हैं company representative को, that message is forwarded to the ship and whole crew is being vaccinated with Johnson and Johnson shot on arrival in US. ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ तो ये सच्चाई हो सकती है, दिस कैन बी अ यू नो वैलिड रीजन कि भैया कौन पैसा खर्च रहा है। दिस इज ओके, बट ये अच्छी चीज है, दिस इज गुड। पर मैंने आज की न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई थी जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर की कि वो एक खास तरह की बीमारी कर रही है जिससे फेशियल पैरालिसिस हो रहा है। So Johnson and Johnson is still not approved from WHO. वो यूएस लगा रही है। वही कह रहा हूँ, उसकी आज ही न्यूज आई थी न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में कि उसकी वजह से कुछ लोगों को फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, समथिंग ऑन दैट लाइन, एक खास तरह की बीमारी हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि हम पीपल शुड नो अबाउट इट बिफोर दे आर टेकिंग द जैब फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन कि भैया ये बीमारी हो सकती है, दिस कुड बी अ रीजन। तो ऐसा भी है, तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि हम जो ले रहे हैं वो कितना सही है कितना खराब है। खैर ऑप्शन तो है नहीं ज्यादा, सबसे कुछ ना कुछ हो रहा है सर, फाइजर मॉडर्ना से हार्ट इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। करेक्ट एब्सोल्युटली। पॉइंट ये है ना कि ये सारी मेडिसिन जो सारी वैक्सीन हैं ये इमरजेंसी यूज पे, इनके ट्रायल्स बहुत लॉन्ग ट्रायल्स तो हुए नहीं है, इमरजेंसी ट्रायल्स हुए हैं, इमरजेंसी फेजेस में 3 फेज करके पास करके निकाल दिए उनको। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, बहुत छोटा सा डेटा अवेलेबल हमारे पास, 1.5 साल का सिर्फ, इसीलिए ये सब है। फिर भी मेरे हिसाब से ये जो इंडिया की वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट मैंने देखे नहीं। आई डोंट नो साइड इफेक्ट कोवैक्सीन का अभी थर्ड डोज ये लोग बोल रहे हैं, लगने के बाद डोज में अभी कोवैक्सीन का सर जो अभी मेरी बात हुई थी वो बेसिकली आईसीएमआर किया, मैंने एक ऐसी मेल डाला था तो उन लोगों ने बोला दे आर प्लानिंग फॉर थर्ड डोज आफ्टर 180 डेज।
बिकॉज 2 डोज में वो प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा है, बट उनकी वैक्सीन अभी सबसे सेफ कोवैक्सीन ही है। यही बट कोविड शील्ड अभी सब लोग रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि WHO अप्रूव कर दी है, और इंडियन वैक्सीन है उससे भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो फिर अभी कोविड शील्ड बेस्ट है इस समय सीफेयरर्स के लिए। करेक्ट करेक्ट, पॉइंट सब यही है कि कोवैक्सीन का तीसरी डोज की बात कर रहे हो, वो एक सेपरेट इशू है, बट कोई खास साइड इफेक्ट उसके अभी तक दिखे नहीं। और कोविशील्ड पूरी दुनिया में मान्य है, इसलिए हमारे लिए सीफेयर के लिए कोविशील्ड बेस्ट है कि सब जगह उसकी अप्रूवल मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन हो जाएगी, आपने ले के कोई इशू नहीं आएगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही। चलो अच्छी बात है। तो ये सारी ना डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी बातचीत हमारी होती रहनी चाहिए। हम लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपडेट होते हैं, मैं भी अपडेट हूँ, तुम लोग भी अपडेट होते हैं। और क्लासेस का मतलब खाली पढ़ाई नहीं होता है, ये जो डेली के चेंजेस आ रहे हैं हमारी फील्ड में, हमारे को थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, और क्लासरूम से अच्छी कोई चीज नहीं। ठीक है, चलो यहाँ खत्म करते हैं अभी सुबह की डिस्कशन। लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे। एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ये अच्छा क्वेश्चन है जो कल हमने कराया था। ये से ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करोगे? चलो लिखो फिर। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट calculate the duration of astronomical twilight in latitude 35 degree north on the day of spring equinox. On the day? On the day of spring equinox. एक बार दोबारा बोलना सर, एक बार। हाँ जी सर, श्योर। Calculate the duration of astronomical twilight in latitude 35 degree north on the day of spring equinox. सब लोगों को मालूम है ना स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब हुआ द डेक्लिनेशन ऑफ सॉलिड बिल्कुल बिल्कुल।
क्या हुआ? पीरियड ट्रायंगल सॉल्व नहीं हो रहा 90-90 वाला? दिक्कत आ रही है? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था यार। सर ड्यूरेशन क्या है? 1 आवर 28 मिनट 39 सेकंड। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। 1 hour 28 minute 38 second is the correct answer. Bullseye. वेरी गुड। बाकी लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में जब दो साइड्स 90 की होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 के बराबर होते हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन है, मच सिंपलर। बोर्ड पे कराऊं क्या? क्या बात है, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। हाँ सर करवा दो। चलो कोई बात नहीं। So on a rational horizon diagram for a 35-degree north, diagram would be something like this. Declination 0 का मतलब हुआ सही है कि नहीं? अगर ये सही है तो एक ट्रायंगल तो ये बनेगा XT वाला और एक ट्रायंगल XR वाला। सही है ना? सो ट्रायंगल PZXT इसको P1 कह दूं। cos P1 is equal to cos P1. This distance is 108 cos X cos Z sin X sin Z. Cos P1 is equal to cos
108 cos 55 into cos 90 divided by sin 55 into sin 90। यहां तक सब लोग पहुंच गए? देखो जरा ध्यान से। तो दिस इज cos P1 is equal to cos 108 divided by sin 55। सिंपल। सो P1 की वैल्यू आएगी हमारी 112 डिग्री 9.7। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। सो गए क्या? आवाज नहीं आ रही यार। उत्कर्ष तिवारी, अमनदीप, नमित। हाँ जी सर, ओके। समझ में आ रहा है? अब करते हैं ब्लू वाला ट्रायंगल सॉल्व। ब्लू वाला ट्रायंगल में इसको मान लेते हैं हम P2। सो ब्लू ट्रायंगल हो गया हमारा कुछ ऐसा, PZXR, है ना। दिस इज 90, दिस इज 55, दिस इज 90। सही है। अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल भी 90 का होगा। तो स्फेरिकल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, इफ टू साइड्स are 90 degree, then the two opposite angles are also of 90 degrees. So P2 solve करने की जरूरत ही नहीं है। Therefore P2 is 90 degrees. So P1 minus P2 is twilight angle। So 112 डिग्री 9.7 माइनस 90 इज इक्वल टू 22 डिग्री 9.8। हाँ 22 डिग्री 9.7 आ रहा है मेरा, कोई बात नहीं, 9.8 इट्स ओके। ठीक है। और ड्यूरेशन विल बी twilight angle divided by 15 degree। So 22 degree 9.7 divided by 15 degree, this will give you 1 hour 28 minutes 38 second। This is the answer। सर इसमें PXR इक्वल टू PXT नहीं है क्या? PXR इक्वल टू PXT बिल्कुल ठीक है, तभी तो Z90 लिया मैंने। तो वहां पे हम लोग वो नेपियर्स रूल नहीं लगा सकते क्या दूसरे ट्रायंगल में? लगा सकते हो, किसने मना किया? पर ये आसान है, वो लगा कर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बार उससे करके देखें ना सर। उससे करके देखें, चलो करके देख लेते। मान लेते हैं तेरी बात की हमें PXT यूज करना है, ठीक है। हाँ जी। छोटा Z इज 90, छोटे Z के अपोजिट एंगल हो गए एंगल P, एंगल X। तो 90 माइनस P, 90 माइनस X एंड Z माइनस 90। ठीक है कि नहीं? हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना क्या है? मतलब P निकालना था, तो ये निकालना है, इसको इन्वॉल्व करना है, और ये हमारे को दिया हुआ है 108। ठीक है ना? ओके। सो साइन 90 माइनस 108
is equal to cos p into cos 90 minus x minus sin 18 degree is equal to cos p into sin x. So cos p is equal to minus sin 18 degree divided by x की वैल्यू कितनी, sin 55. करना है इसको सॉल्व जरा. हाँ आ गया सर, सेम ही आंसर आ रहा है. हाँ सेम आंसर तो सेम ही आएगा, परेशानी होनी नहीं चाहिए कोई. sin 18 डिग्री divided by sin 55 degree. Shift cos inverse 7.8 minus is 112 डिग्री. बिल्कुल ठीक तो आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम सेम. बिकॉज दिस माइनस तूने साइन मिस आउट किया हुआ, यू मस्ट हैव मिस आउट दिस माइनस साइन. अगर माइनस साइन मिस आउट नहीं करोगे तो सही नहीं आएगा. हाँ वही किया, माइनस साइन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी. 1112 आ रहा था लेकिन माइनस फिर 90 करने का चक्कर आ रहा था, फिर इसी वजह से. करेक्ट करेक्ट. तो उसको उसमें जो वैल्यू आती है ना उसको माइनस में डाल दो और कॉस को सीधा इन्वर्स कर लो माइनस में, सीधा वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट. ठीक है चलो. सबको समझ में आई बात? बताइए, जो जैसे दो साइड अगर 90 है तो उसमें से कोई एक साइड या कोई सा भी एक एंगल लेके उस ट्रायंगल में नेपियर रूल लग सकता है क्या, अगर ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल याद ही ना रहे तो? बेसिकली इसी क्वेश्चन में ये तो मैंने प्रॉपर्टी बता दी है ना, अब सीधा नेपियर लगाओ, कोई परेशानी नहीं है. यू अप्लाई डायरेक्टली नेपियर, कोई दिक्कत ही नहीं है. और आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नेपियर लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा. सर ये जो cos वाला फॉर्मूला है, cos p1 वाला, ये हाँ. सिर्फ लोग ऑब्लिक स्फेरिकल ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं या कोई से भी स्फेरिकल ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, वो चाहे राइट एंगल क्वाड्रेंटल हो या कोई सा भी हो? हम क्वाड्रेंटल में भी यूज कर सकते हैं. ओके ओके सर, कोई परेशानी नहीं है. मतलब इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला मान के चल सकते हैं ना इसको, मतलब इसको किसी कोई भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं. इसका बेसिक फंडामेंटल ये है, या तो 3 साइड नो नो या 2 साइड या इंक्लूडेड एंगल नो नो. हाँ ओके सर, बेसिक फंडामेंटल है ना. और मैंने आसान बनाने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे एक फंडा बना दिया कि अगर 90 होगा तो नेपियर यूज करो, अगर 90 नहीं होगा तो कोसाइन यूज करो. यानी कि थंब रूल बना दिया आसानी करने के लिए, बट वो यूनिवर्सल लॉ नहीं. मेरी बात समझ गया? हाँ जी सर. ठीक है चलो आगे बढ़े. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक. सब लोग तैयार हैं? यस. थोड़ा ध्यान से देखना. बट ये टॉपिक पे अब मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो मैं प्रॉपर डेरिवेशन कराऊं, समझाऊं ढंग से, या फिर मैं इसको फॉर्मूला लिख के काम चलाऊं. तो मैं नॉर्मली समझाता हूं डिटेल में, तो आप अगर फोकस रखोगे तो ही अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगा. तो मेरा जो टॉपिक है वो है पार्टी ऑनलाइन. हाँ जी, क्या मतलब हुआ इस बात का, ट्वाइलाइट ऑल नाइट का? 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता. एक लेमन की भाषा में थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ. टेक्निकल पे बाद में आते हैं. तो तूने बात बोली बिल्कुल सही है, बट वो टेक्निकल चला गया. पहले एक बार देसी भाषा में समझ लेते हैं कि कहने का मतलब क्या है. जब हमने एक नॉर्मल बॉडी डायग्राम बनाया था रैशनल होराइजन पे, तब हमने 2 चीजें बनाई थी शुरू में. 2 चीजें मतलब एक हमने डे टाइम बनाया था और एक नाइट टाइम बनाया था किसी भी बॉडी का. क्या ये बात सही है? यस. मैं लिख भी देता हूँ. जब शुरू में हमने एक बात की थी तो एक डे टाइम बनाया था
एक और एक नाइट टाइम बनाया था, सही है। अब जब हम ट्वाइलाइट पढ़ना शुरू किया हमने, यानी कि सन की हमने जब बात करी, ट्वाइलाइट की जब हमने बात करी, तो हमने क्या किया, इस नाइट टाइम को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक को कह दिया हमने ट्वाइलाइट टाइम प्लस प्योर नाइट टाइम। क्या ये बात सही है? यस सर। ये बात सही है? यस सर। जब हम ट्वाइलाइट की बात करते हैं तो हम डे टाइम में घुसते ही नहीं है, हम सिर्फ नाइट टाइम में ही घुसते हैं और नाइट टाइम को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही। ओके, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रखना। अब मैं एक बड़ा डायग्राम बनाने वाला हूं कि कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है, अब इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक फलसफा बनाया है, पार्टी ऑल नाइट का गेम। पार्टी ऑल नाइट का क्या मतलब है? नॉर्मली हम जब पार्टी करते हैं तो शाम को पार्टी हमारी शुरू होती है, वो 6 बजे कह लो, 6:30 कह लो, 7 बजे कह लो। जब सूरज छुप जाता है उसके बाद हम लोग पार्टी शुरू करते हैं नॉर्मली, है ना। फिर जब रात गहरी हो जाती है तो हम कहते हैं यार रात बहुत हो गई, अब पार्टी बंद करते हैं, है ना। बट अगर वो जो शाम का सिनेरियो है, शाम का सिनेरियो मतलब वो ट्वाइलाइट वाला सिनेरियो जिसमें बहुत गहरा अंधेरा ना हो, वो वाला सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहे, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम अगर रोज की बात करें, कल की बात करूं मैं, चाहे आप लोग भी थोड़ा सोच सकते हैं, कल की मैं बात करूं, कल शाम को थोड़ा बरसात का सीजन था तो शाम को थोड़ा जल्दी अंधेरा हो गया, और 6:30 बजे की बात करूं पहले तो एक ट्वाइलाइट का टाइम था, और फिर हल्की हल्की रोशनी कम हुई, हल्का हल्का अंधेरा बढ़ा, और धीरे धीरे अंधेरा 12 बजे चरम सीमा पे पहुंच गया। यानी कि द कंट्रास्ट, द ब्लैक कंट्रास्ट एट 12 o'clock was at almost the maximum। बट वो जो ब्लैक कंट्रास्ट था वो 7 बजे, 7:15 बजे इतना गहरा नहीं था। तो अगर वो कंट्रास्ट, डार्क कंट्रास्ट इतना गहरा हो ही ना रात को 12 बजे, और 7, 7:15 बजे तक का जो हल्का हल्का काला रंग है, हल्का हल्का अंधेरा है, वो कंटिन्यू हो जाए सुबह में, और रात की ट्वाइलाइट, सॉरी शाम की ट्वाइलाइट सुबह की ट्वाइलाइट से मिल जाए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि रात तो हुई नहीं, शाम की संध्या और सुबह की, क्या बोलते हैं, सुबह की सुप्रभात वो मिल गई। There is no night time as such, but there was a continuous twilight from evening till morning in the night time. That is what is called as twilight all night. और ऐसा जब होगा तो हमारी पार्टी खत्म ही नहीं होगी। We will continue our party the whole night. कुछ बात समझ में आई? सर रात नहीं होगी तो? हाँ, मतलब गहरी रात नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो बात मैंने एक फिलॉसफी बताई है, जो एक थ्योरी बताई है, उसको समझते हैं प्रैक्टिकली कि ऐसा कैसे हो रहा है या ऐसा कैसे हो जाता है, समझते हैं बोर्ड के ऊपर। तभी मैं कहा था इसके लिए मैं बहुत बड़ा डायग्राम बनाने वाला हूं और काफी सारी लाइनें खींचूंगा। उसके लिए अगर एक भी लाइन मिस कर दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। अब किसी ऑब्जर्वर की बात करते हैं। लेट्स से फॉर एन ऑब्जर्वर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फॉर एग्जांपल। ट्वाइलाइट ऑल नाइट कैसे पॉसिबल होता है?
Let's say this is the celestial sphere. This is the Earth. ठीक है? Let's say मेरा ऑब्जर्वर नॉर्थ हेमिस्फीयर पे थीटा डिग्री पे है, तो क्या ये उसका जेनिथ होगा? यस सर। अगर ये जेनिथ होगा तो उसका कुछ ये उसका रैशनल होराइजन होगा। सही है? यस अगर ये उसका रैशनल होराइजन होगा तो 18 डिग्री पीछे या 18 डिग्री नीचे ये उसकी ट्वाइलाइट की बेल्ट चलेगी। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, सो अब एक एग्जांपल ले रहा हूं। डेक्लिनेशन ऑफ सन, हमारी जो डेक्लिनेशन ऑफ सन है वो ऐसे 0 to 90 डिग्री चलती है। क्या ये बात सही है? सो मान लेते हैं एक एग्जांपल, जिस दिन सूरज की डेक्लिनेशन इसके बराबर थी, उस दिन क्या हुआ? उस दिन सूरज की डेक्लिनेशन इस पॉइंट पे थी और हमारी अर्थ 24 घंटे के हिसाब से घूमी, तो उसकी जो प्रोजेक्शन है उस दिन की वो कुछ ऐसी रहेगी। कुछ पोर्शन ब्लैक पोर्शन और फिर कुछ पोर्शन ट्वाइलाइट पोर्शन और फिर कुछ पोर्शन हमारा डे टाइम। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर। है ना? अब जो मैंने बात अब जो मैंने बात कही थी, ये हमारा डे टाइम है और एक्चुअली में ये पूरा क्या है? नाइट टाइम। इस नाइट टाइम को हमने दो में डिवाइड कर दिया, प्योर नाइट टाइम एंड ट्वाइलाइट टाइम। क्या ये बात सही है? यस है ना? ओके, यस सर। ओके, एक और बना रहा हूं ऐसा ताकि कंफ्यूजन कम होगी। अब थोड़ी सी और डेक्लेरेशन सन की बढ़ाते हैं इस पॉइंट तक समझने के लिए। इस दिन नाइट टाइम और कम हो गया, डे टाइम और बढ़ गया और ट्वाइलाइट टाइम भी थोड़ा और बढ़ गया। क्या ये बात भी सही है ना? अब जिस दिन सन की डेक्लिनेशन इस पॉइंट पे होगी, उस दिन क्या होगा? उस दिन देयर इज नो नाइट टाइम, बट देयर इज नो प्योर नाइट टाइम, देयर इज अ कंप्लीट ट्वाइलाइट एंड द डे टाइम। सही है? और ये कब तक रहेगा? ये इस पॉइंट तक रहेगा जब तक डेक्लिनेशन ऑफ सन इज यहां तक, क्योंकि जैसे डेक्लिनेशन ऑफ सन यहां पहुंच जाएगी क्या हो जाएगा? सरकमपोलर, देयर विल बी कंप्लीट डे टाइम। है ना? सो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब जब डेक्लिनेशन ऑफ सन विल बी इस पॉइंट तक रहेगी, ये लिमिटिंग हो गया, पहला लिमिटिंग, और ये दूसरा लिमिटिंग केस हो गया। सही है? इतनी बात समझ में आती है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। अब मैं तो कुछ डायग्राम लाइनें बना रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। वो लाइनें मिस हो गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगी।
दिस इज द पेन। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो लाइन मैंने बनाई ये बेसिकली 18 डिग्री की बेल थी। क्या ये एंगल 18 डिग्री का नहीं होगा? यस सर। एट द सेंटर। अगर ये 18 डिग्री का एंगल होगा तो अब देखो, अब गेम बनाते हैं। पहले ये लाइन बना लो, पहले ये डायग्राम बना लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज मेक दिस डायग्राम टिल सो मच। स्पेशली ये वाली जो लाइन है ग्रीन रंग से बनाई है, ये किसी और रंग से बनाना अगर हो अवेलेबल, नहीं तो पेंसिल से बना लो या व्हाटएवर द केस में भी। पेन नहीं है सर, एक नीला। एक नीला ही पेन है, पेंसिल नहीं है बेटा? पेंसिल ढूंढनी पड़ेगी सर, अभी चार्ट वर्क हुआ नहीं है स्टार्ट। अच्छा, हाँ जी, आगे बढ़ाऊं? अब देखो जरा। एक मिनट सर। हाँ चल, बना लो बना लो। So condition for twilight all night, number 1, latitude and declination same name। हमारा ऑब्जर्वर भी नॉर्थ में था, हमने डेक्लिनेशन भी नॉर्थ में बनाई है, ठीक है। अब ये जो लिमिटिंग डेक्लिनेशन है, ये वाली लिमिटिंग डेक्लिनेशन, दिस इज द डेक्लिनेशन। नंबर 2, दिस डेक्लिनेशन इज इक्वल टू व्हाट? अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा का। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो गया थीटा का। क्या ये बात सही है? यस सर। सही है ना? अगर ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल, ये वाला बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बताएं मुझे। नाइन्टी माइनस थीटा ना बेटा ना, ध्यान से देखिए, एंगल होगा 90 माइनस थीटा माइनस 18 डिग्री। ये पूरा है ना 90 माइनस थीटा, तो 18 डिग्री कम हो गया तो कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा माइनस 18। यस सर। है ना? तो डेक्लिनेशन शुड बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस 18।
प्लस ये ऊपर वाले सारे, तो डेक्लिनेशन शुड बी ग्रेटर देन 90 माइनस थीटा माइनस 18। इन दोनों को क्लब करें तो बन गया हमारा डेक्लिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस 18। थीटा थीटा को यहां लेके आया प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 90। थीटा क्या था? थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू लैटिट्यूड, so this becomes latitude plus declination plus 18 degree greater than equal to 90। तो सेकंड कंडीशन इज दिस। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें? हमारे को बॉडी सर्कमपोलर नहीं बनानी है, तो थर्ड कंडीशन इज, सर्कमपोलर कंडीशन क्या थी? लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 90। हमें सर्कमपोलर नहीं बनानी है, तो लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन लेस देन 90। जहां पर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी वहां पर हमारे को ट्वाइलाइट ऑल नाइट का फिनोमिना देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हम ये नहीं देख सकते, हम सर्कमपोलर नहीं देख सकते, बट ये दोनों फिनोमिना धरती पर अवेलेबल है। सर्कमपोलर फिनोमिना भी अवेलेबल है और ये ट्वाइलाइट ऑल फिनोमिना भी अवेलेबल है टू अ सर्टेन रेंज ऑफ ऑब्जर्वर। अभी कैलकुलेट करते हैं वो सर्टेन रेंज ऑफ ऑब्जर्वर कौन से है, बट फंडा समझ में आया? आया सर। यस सर। तो छापो। सर ये लास्ट वाले में 90 माइनस ये क्या है सर? ये किसकी बात कर रहा है बेटा? सर जो जहां से लिमिटिंग ट्वाइलाइट शुरू हो रही है आपकी सर, वो फर्स्ट में लिखा है ना 90 माइनस थीटा। हाँ, ये 90 माइनस थीटा लिखा है और ये 90 माइनस थीटा माइनस 18 लिखा है। ओके सर। सर ये जहाँ पे आपने 90 माइनस थीटा माइनस 18 डिग्री लिखा है, वो जो एंगल है वहां पे, तो सर ये, बट ये ट्वाइलाइट बेल्ट के अंदर तो घुस गया ना सर? ऑफ कोर्स, तभी तो घुसा है भैया ना, ट्वाइलाइट बेल्ट में यहीं से घुसा। दिस इज डेक्लिनेशन और ये एंगल सोच के देखो, ट्वाइलाइट बेल्ट में घुसा तभी मतलब कि जहां पर ट्वाइलाइट ऑल नाइट स्टार्ट हुई और जहां पर ट्वाइलाइट ऑल नाइट खत्म हुई, दिस इज द बेल्ट।
सर वो सर्कमपोलर वाली बताना, लैट प्लस डेक शुड बी लेस देन 90। इसमें यूं भी तो कह सकते थे कि लैट प्लस डेक प्लस 18 पे स्टार्ट हुई और अगली 18 तक है, तो लैट प्लस डेक प्लस 36 तक रहेगी, ऐसा नहीं? ना 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 ना, देख मेरी बात, मेरी बात। अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। ये एंगल देख कितना है, क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा नहीं है? सर हमें 90 माइनस थीटा से कम रखना है ना, यानी कि ये डेक्लिनेशन शुड बी लेस देन 90 माइनस थीटा। क्या ये बात सही है? यस सर। तो थीटा वही वाले है, थीटा प्लस डेक्लिनेशन लेस देन 90, तो लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन लेस देन 90। ये डायग्रामेटिकली प्रूव हो गया। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बात समझ में आ गई है, अभी मैंने जो क्वेश्चन समझाया है या टॉपिक समझाया है, उसमें मैंने पूरी एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट की बात करी है, मतलब पूरी ट्वाइलाइट की बात करी है, तो 18 डिग्री आ गया। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, क्योंकि फेज 1 का क्वेश्चन है, अगर मैं इसको कह दूं नॉटिकल ट्वाइलाइट, तो क्या करेंगे? 18 में 12 लिख देंगे, 12 लिख देंगे। सिंपल, एवरीथिंग विल मॉडिफाई टू 18 की जगह 12 आ जाएगा। और अगर उसी को और मॉडिफाई करूं, सिविल की बात करूं, तो 6 डिग्री। सिंपल। तो फेज 1 ये जो मैंने फंडा समझाया है, ये बेसिक फंडामेंटल है, ये फेज 1 में कम पूछते हैं। फेज 1 में आता है इसी का मॉडिफाइड वर्जन नॉटिकल ट्वाइलाइट, बस, और कुछ नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन फेज 1 का। सर ये सर कंडीशन 3 लिखी है आपने, लेट प्लस डेक लेस देन 90। सर ये किस रेफरेंस में लिखी है? सर्कमपोलर बॉडी में तो सर उल्टा नहीं होता क्या? हमें सर्कमपोलर नहीं बनानी है ना, हम कोई टॉपिक क्या कर रहे थे कि ट्वाइलाइट ऑल नाइट रहे, यानी ट्वाइलाइट रहनी तो चाहिए ना, हाँ या ना? देयर विल बी सम ट्वाइलाइट, बट अगर सर्कमपोलर बॉडी हो गई, अगर सर्कमपोलर हो गई बॉडी, तो ट्वाइलाइट तो जीरो हो गई। हमें तो ट्वाइलाइट बनानी है ना, तो सर्कमपोलर का अदर वे, सर्कमपोलर नहीं होनी चाहिए। सर्कमपोलर की कंडीशन क्या है? लैट प्लस डेक्लिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 90। हमें सर्कमपोलर नहीं बनानी है, और लेस देन 90। ओके सर, आगे फिर। चलो एक फेज 1 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिखो। फेज 1 का टिपिकल एग्जाम का क्वेश्चन दे रहा हूं डायरेक्टली। कैलकुलेट द लिमिटिंग लैटिट्यूड्स, calculate the limiting latitudes within which an observer would have nautical twilight throughout the night when declination of sun is 17 degree north. When declination of sun is 17 degree north. सर एक बार फिर से रिपीट करना सर। हाँ सर श्योर। डेक्लिनेशन कितनी है? 17 डिग्री नॉर्थ। शुरू से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जिसका मिस आउट हुआ लिख लीजिए। कैलकुलेट द लिमिटिंग लैटिट्यूड्स within which an observer would have nautical twilight throughout the night when declination of sun is 17 degree north. सर 61 दो वैल्यू आएंगी बेटा, 61 and 73 sir, 61 and 73. 61 and 73 what?
नॉर्थ। हाँ, अब करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। See, there is no logic telling me without north or south, so there will be a belt between 61 and 73. यानी जिस दिन डेक्लिनेशन ऑफ सन 17 डिग्री नॉर्थ होगी, वो वाले ऑब्जर्वर जो 61 डिग्री नॉर्थ पर होंगे और 73 डिग्री से नीचे होंगे, उन सबको ट्वाइलाइट ऑन नाइट का फिनोमिना दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और इसीलिए क्योंकि ये वैल्यू इतने हायर लेवल की आती है, हम हिंदुस्तान में बैठे हुए ये नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा लैटिट्यूड इस, आई थिंक हमारा लैटिट्यूड 40 के आसपास ही है मैक्सिमम, समथिंग अराउंड 40 रफली। कश्मीर का लैटिट्यूड है 34 डिग्री नॉर्थ, तो मोटा मोटी हम 34-35 तक ही हिंदुस्तान वाले रहते हैं, तो हम ये फिनोमिना देख ही नहीं सकते कभी भी। सर ये 61 तो ठीक है सर, 73 का बताओगे सर एक बार कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल बताएंगे सर, मेरा काम ही यही है, दैट्स माय जॉब, श्योर, व्हाई नॉट। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा मिटा दूं डायग्राम, एक मिनट। देखो इसमें वो कह रहा है, नॉटिकल की बात कर रहा है पहले तो, है ना, नॉटिकल की बात कर रहा है वो। सो नॉटिकल का मतलब हुआ, कंडीशन लिखेंगे पहले, लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन सेम नेम, सो लैटिट्यूड मस्ट बी नॉर्दर्ली बिकॉज declination is north. Second, latitude plus declination, अब हमने 18 की जगह इसको 12 कर देना है, 12 डिग्री greater than equal to 90. So latitude should be greater than equal to 90 minus 12 minus declination. So latitude greater than equal to 90 minus 12 minus 17. This will give us 61 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। तीसरी चीज, क्योंकि हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, बॉडी शुड नॉट बी सर्कमपोलर। सो तीसरी कंडीशन इज लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन शुड बी लेस देन 90. सो लैटिट्यूड लेस देन 90 minus 17, latitude should be less than 73 डिग्री नॉर्थ। तो इन दोनों वैल्यूज को देख के हमें क्या समझ में आया, ये लिखेंगे हम फाइनली, लैटिट्यूड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61 डिग्री नॉर्थ एंड लेस देन 73 डिग्री नॉर्थ। ऐसे हम फाइनल आंसर लिखेंगे। ध्यान से देखो, इसमें मैंने इक्वल टू लगा रखा है, इसमें मैंने लेस देन लगा रखा है, तो लैटिट्यूड अगर 73 हो गया तो वो सर्कमपोलर नहीं देख पाएगा, 73 से कम वाला देख पाएगा, है ना। तो दैट्स हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट। ठीक है, सबको समझ में आई बात? यस सर। चलो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, इनफैक्ट ट्वाइलाइट भी खत्म कर रहा हूँ। कल आई विल स्टार्ट द टाइम चैप्टर में, पर 2 ऑप्शन है, टाइम पढ़ाऊं पहले या केपलर लॉ पढ़ा दूं? टाइम पढ़ाता हूं पहले, इज ओके? यस सर, चलो। टाइम सर, इसके और क्वेश्चंस पीजेडएक्स वाले करवा देते सर, 2-3 और ट्वाइलाइट वाले। मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे पास ना काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो फेज 1 के एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन टाइम का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, काफी सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बट वो टाइम का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ही करवा सकता हूँ मैं, है ना। तो थोड़ा मैं टाइम जल्दी कराऊंगा तुम्हारे को, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा टाइम पे, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स कराने बहुत सारे, तो मैं टाइम की थ्योरी पे कम टाइम वेस्ट करके न्यूमेरिकल पे टाइम ज्यादा लगाऊंगा। तो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। तो कल टाइम की थ्योरी कराऊंगा और परसों से फिर मैं, परसों मतलब नेक्स्ट वीक से I'll start the numericals of time plus lot of phase 1 examination numericals of phase 1, ठीक है ना, वो कराऊंगा।
चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।